प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि और अणुकता है, इसमें अंतर के बारे में बात करेंगे। बहुत बार इस पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुकता, इसमें अंतर बताइए। तो इसको आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अणुकता क्या होती है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, प्राथमिक का मतलब होता है, देखो अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक वे अभिक्रिया होती है जो एक ही पद में संपन्न होती है। जैसे मान लो A प्लस बी है, इन दोनों ने आपस में क्रिया करके उत्पाद बना दिया C प्लस डी। तो ये जो हमारी अभिक्रिया, ये केवल एक पद में संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक अभिक्रिया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? प्राथमिक अभिक्रिया। तो ये तो प्राथमिक अभिक्रिया हो गई। एक हमारी वो अभिक्रिया होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। मान लिया हमने A प्लस बी, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो इन्होंने बीच में पहले एक C उत्पाद बनाया और बाद में C है, ये मान लो D प्लस E के अंदर टूट गया। तो A प्लस बी से पहले C बना, एक पद तो ये हो गया। फिर A प्लस बी से पहले C बना, ये आगे टूट करके D और E उत्पाद बना रहा है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, ये कितने पदों में संपन्न हो रही है? 2 पदों में। ये फर्स्ट स्टेप हो गई और ये सेकंड। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं द्वितीयक अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल नोटिस कर लेना। जब भी अणुकता की बात हो गई, तब हम कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे? प्राथमिक अभिक्रिया की। और प्राथमिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है जो एक पद में संपन्न होती है। तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु भी हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं, आयन की जो संख्या है वो अभिक्रिया की अणुकता कहलाएगी। तो प्राथमिक अभिक्रिया है, उसमें जो क्रियाकारक अणु भाग ले, ध्यान रखना उत्पाद की बात नहीं कर रहे हम, केवल किसकी? क्रियाकारक की। तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु, परमाणु या आयन की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। तो मान लेते जैसे ये अभिक्रिया दे रखी है, इसमें इस अभिक्रिया में ये हमारी प्राथमिक अभिक्रिया है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्रियाकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु A का, एक अणु B का। तो कितने क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु। तो इस अभिक्रिया की अणुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ये 3 भाग लेते तो अभिक्रिया की अणुकता कितनी हो जाती? 3 हो जाती। और 3 से ज्यादा अणुकता कभी होती नहीं है। देखो, वास्तव में अणुकता का मतलब क्या होता है? जो ये क्रियाकारक अणु होते हैं, ये आपस में टकराते हैं। और टक्कर भी कैसे होती है? इनमें प्रभावी टक्कर होती है, जिससे ये किस में चेंज हो जाते हैं? उत्पाद में। प्रभावी टक्कर से क्या होता है? जो क्रियाकारक अणु होते हैं उनको उत्पाद में चेंज होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए, और जब वो प्रभावी टक्कर करते हैं तो वो ऊर्जा उनको मिल जाती है, जिससे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्रियाकारक अणु है, उनकी टक्कर है वो प्रभावी होनी चाहिए। और एक समय में जितने क्रियाकारक अणु है वो आपस में टकराएंगे, वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे, और वही क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की अणुकता। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय में 3 से ज्यादा अणुओं का टकराना संभव ही नहीं है। संभव तो है, लेकिन वो सामान्यतः बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए जनरली जो अभिक्रिया की अणुकता होती है 3 से ज्यादा नहीं होती। देखो, इसको एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी जटिल बातें हैं। मान लो हमको गोवा घूमने जाना है। अगर हम अकेले हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमको अगर मान लो 5 बजे की ट्रेन है और वहां पहुंचना है,
और हम अकेले हैं तो किसी पर निर्भर नहीं है, इजिली अपने आप पहुंच सकते हैं वहां पर और अपनी मनपसंद जगह पर हम जा सकते हैं। अब अगर हम दो हो गए तो मान लो हमको गोवा ही जाना है, एक हो सकता है वो कोई दूसरी जगह जाए, एक को गोवा जाना है और एक मान लो कोई दूसरी जगह जाना चाहे, मान लो एक कश्मीर जाना चाहता है, तो दोनों है, दोनों में समानता थोड़ी नहीं है, तो दोनों एक स्टेशन पर एक समय नहीं पहुंचेंगे इजिली, तो थोड़ी संभावना घट गई। और मान लो दोनों गोवा भी जाते तब भी दो इंसान है, उनका एक स्थान पर पहुंचने में ये थोड़ी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही समय पर दोनों एक स्थान पर पहुंचे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, और तीन में और भी संभावना घट जाएगी। तो जो अभिक्रिया की जो अणुकता होती है वो तीन से ज्यादा नहीं होती, तीन से ज्यादा नहीं होती। और अभिक्रिया की अणुकता केवल किसके लिए होती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होती है, ये जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं होती। उसके बाद अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होती है, वेग व्यंजक पद में सांद्रता पदों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है, वेग व्यंजक पद में, वेग व्यंजक पद में सांद्रता पदों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लो ये कोई अभिक्रिया दे रखी है हमको, इस अभिक्रिया की हमसे कोई कोटि पूछ ले, तो हम इस अभिक्रिया की कोटि अब नहीं बता सकते, लेकिन हम दर्शाएंगे कैसे, वेग बराबर या वेग समानुपाती किसके है, ये एक क्रिया कारक है, ये इसकी सांद्रता हो गई, इसकी पावर मैंने क्या लिख दी, x। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, ये x सही कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। ऐसे ही दूसरा क्रिया कारक b है और इसकी पावर मैंने लिख दी मान लो y। तो ये जो इन दोनों की जो पावर है x प्लस वाई, इनको हम नया नाम देते थे n, और ये जो n होता था ये n, यही क्या कहलाता था हमारा, अभिक्रिया की कोटि। देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, वेग व्यंजक पद में अगर मैं यह समानुपाती को हटा करके एक स्थिरांक k लगा लूं तो ये वेग व्यंजक पद बन गया। तो वेग व्यंजक पद में सांद्रता पद, एक की सांद्रता, ये b की सांद्रता, तो सांद्रता पदों की घातांकों का योग, एक की सांद्रता x, b की सांद्रता y, इनका योग हो गया x प्लस y का योग हो गया n, घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो x और y है, इनका योग है, वो क्या कहलाएगा, हमारा अभिक्रिया की कोटि, और इसे हम n के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये तो बात किसकी होगी, अभिक्रिया की कोटि की। उसके बाद दूसरा अंतर देखो, अभिक्रिया की अणुकता प्राकृत संख्या में होती है, यह भिन्न में तथा शून्य नहीं हो सकती। देखो कोई अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तो क्रियाकारक अणु भाग लेगा, या तो एक अणु लेगा या दो अणु, मतलब क्रियाकारक के कुछ ना कुछ अणु तो भाग लेंगे, और जो अणु भाग लेंगे वो अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा किसी अभिक्रिया में जीरो अणु भाग लिया और उत्पाद बन गया, जीरो अणु का मतलब तो कुछ भी भाग लिया ही नहीं, तो उत्पाद कहां से बनेगा। तो जो अभिक्रिया की अणुकता होती है वो एक प्राकृत संख्या में होती है, ये ना तो भिन्न में हो सकती और ना ही कभी शून्य हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधे परमाणु ने भाग लिया, आधे परमाणु ने अभिक्रिया में भाग लिया, या आधा आयन अभिक्रिया के अंदर भाग लिया। इसका समझो, मान लो गोवा घूमने जा रहे हो आप, तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलोगे आधा इंसान गोवा घूमने के लिए गया, आधा इंसान का गोवा घूमने के लिए जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभिक्रिया की जो अणुकता है वो हमेशा प्राकृत संख्या में होती है, एक अणु भाग लेगा, दो अणु, तीन अणु, जिस भी प्रकार से। और अभिक्रिया की कोटि है वो जीरो भी हो सकती है, शून्य कोटि का अभिक्रिया भी हो सकती है। इसके लिए हमने वेग स्थिरांक k है, इसकी इकाई पढ़ी थी हमने, प्रथम कोटि की भी हो सकती है, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है, तृतीय कोटि की भी हो सकती है, या भिन्न में भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि ये कैसा मान है, एक प्रायोगिक मान है। उसके बाद में यह एक सैद्धांतिक मान है, तो अणुकता कैसा मान होता है, सैद्धांतिक मान। और अभिक्रिया कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है।
तो ध्यान रखना, जो अणुकता है वो तो हम किसी अभिक्रिया को देख करके बता सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारी एक अभिक्रिया है, और कैसी अभिक्रिया है? प्राथमिक अभिक्रिया है। इसके लिए हमसे पूछ ले कि इसकी अणुकता कितनी है, तो एक अणु एक का भाग ले रहे एक बी का, तो अणुकता कितनी आ जाएगी इसकी? 2। अणुकता इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और जबकि हमसे पूछ ली सभी अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो ये हम नहीं बता सकते, ये तो हम प्रयोग करके ही बता सकते हैं। तो ये एक प्रायोगिक मान है। उसके बाद में अणुकता क्या होती है? यह प्राथमिक अभिक्रिया की होती है, यह प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होती है। तो अणुकता होती है वो हमेशा किसके लिए होती है? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए। जटिल अभिक्रिया की अणुकता का निर्धारण हम नहीं कर सकते, या उसके लिए अणुकता शब्द होता ही नहीं है। यह प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जो एक से अधिक पद में संपन्न होती है, दोनों अभिक्रिया की होती है। तो जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए होती है। उसके बाद में अणुकता में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अभिक्रिया की अणुकता 3 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एक ही समय में एक ही स्थान पर जितने क्रियाकारक अणु आपस में प्रभावी टक्कर करके उत्पाद बनाएंगे, तो उन अणुओं की जो संख्या होती है वो अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। मान लो कोई अभिक्रिया, जैसे मान लो ये दे रखा है हमको NH4 NH4NO2 दे रखा है, ठीक है। अब ये एक अणु है, मान लो अभिक्रिया में कितना अणु भाग ले रहा है? एक अणु भाग ले रहा है, तो इसको किसी के साथ में इंतजार करने की जरूरत है ही नहीं। इसको ये खुद में अकेला है तो आराम से भाग ले सकता है अभिक्रिया के अंदर। ये मान लो अभिक्रिया के अंदर टूट जाए और टूट करके ये N2 गैस बना ले और 2 जल के अणु बना ले, तो इसको अब किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इसको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। और मान लो यहीं पर हमारे 2 3 4 5 क्रियाकारक अणु होते, तो एक समय में कब तो वो इकट्ठे होते, कब वो टकराते आपस में और प्रभावी टक्कर करते नहीं करते, इन सब बातों पर डिपेंड करती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना कि अभिक्रिया की जो अणुकता है वो 3 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये तो हमारी बात होगी अभिक्रिया की अणुकता और अभिक्रिया की कोटि, उसमें अंतर की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हमको ये कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है और हमसे पूछ ली ना अभिक्रियाओं की अणुकता बताइए, तो देखो हम किस प्रकार से बताएंगे। जैसे पहली अभिक्रिया हमको दे रखी है 2H2 प्लस में O2, ये बना रहा है 2H2। तो देखो ध्यान से, इसमें ये जो आगे अंक लिखा हुआ है 2 अंक, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 इसका, तो इसके तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु O2 का भाग ले रहा है। तो इसके अगर हमसे क्या पूछ लीजिए अणुकता, तो इसकी अणुकता हमारी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 2 अणु H2 के और एक अणु O2 का, तो अणुकता कितनी आ गई इसकी? 3 आ गई। ये अभिक्रिया दे रखी है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो क्रियाकारक का कितना अणु भाग ले रहा है? एक अणु, तो इसकी अणुकता कितनी आ जाएगी? इसकी अणुकता आ जाएगी हमारी 1। और अगर हमसे इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि पूछ ले, तो क्या इन अभिक्रियाओं की हम कोटि बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते इन अभिक्रियाओं की कोटि। देखो ये पहली अभिक्रिया है, इसकी हमसे कोटि पूछी, तो हम इसकी कोटि नहीं बता सकते, क्योंकि देखो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हमको वेग व्यंजक पद लिखना पड़ेगा। देखो इस अभिक्रिया के लिए हम लिखते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए क्या आ जाएगा? वेग बराबर k। अब हमारा क्रियाकारक क्या है? एक तो H2 है, दूसरा क्या है? O2। H2 की पावर कितनी आ जाएगी? x, और O2 की पावर आ गई y। अब इन दोनों, इसकी पावर x है, इसकी पावर क्या है? y। तो x प्लस y बराबर n।
और ये n हमारी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। अब ये जो n तो हम तभी निकाल सकते जब x और y है, इसकी हमको वैल्यू पता है। और ये हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये प्रयोग करके निकालेंगे, लेबोरेटरी के अंदर निकाली जाएगी। तो हम अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है उसका अनुमान कभी भी नहीं लगा सकते हम, या किसी सिद्धांत का उपयोग करके हम उसको नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना, ये कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो हमको बुक में जो उदाहरण दे रखे वो रटने ही पड़ेंगे, तभी हम बता सकते हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ना ही कोई किसी सूत्र के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया, इसकी अणुकता हमारी कितनी आ गई थी, 1, क्योंकि इस अभिक्रिया में कितना अणु भाग ले रहा है, 1 अणु। अब तीसरी अभिक्रिया देखो ध्यान से, SO2 और आधा O2। तो क्रिया कारक के यहां कितने अणु हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 अणु तो ये हो गया और आधा अणु ये हो गया, तो कितने अणु हो गए, 1.5 अणु हो गए। ये तो वही बात होगी, 1.5 आदमी घूमने के लिए गए, क्या ऐसा संभव है कि 1 और आधा आदमी घूमने के लिए गया। तो अब इस अभिक्रिया की जो अणुकता है वो आप ऐसा मत करके आना कि 1.5 लिखे हो आप, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, ये जो हमारी समीकरण दे रखी है, इस पूरी समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा कर दिया मैंने इसको, तो यहां 2 से गुणा किया और यहां भी 2 से, सॉरी ये 1/2 था तो ये O2 आ जाएगा। तो देखो 2 अणु तो SO2 के आ गए, 1 O2 का, तो टोटल कितने अणु है, 3। तो अणुकता इसकी कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर बिल्कुल। तो ऐसा मत सोचना कि इसमें की अणुकता 1.5 आएगी, बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट देखो, KClO3 है, 6FeSO4 है और 8H2SO4 है। मतलब क्रिया कारक के अणु अगर हम ध्यान दें तो 8, 6, 14 और 1 15 अणु है। कितने अणु क्रिया कारक के, 15 अणु है। और आप लिखे होगे इसकी अणुकता 15 है, इसकी अणुकता कितनी है, 15 है। अगर आपने इसकी अणुकता लिखी 15, इसकी अणुकता कितनी आ गई, 15, तो ये बिल्कुल कैसा है, गलत है। दिखने में हमको इस अभिक्रिया में 15 अणु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया हमारी है, जटिल अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। और ये क्या होगी, 1 से अधिक पद में संपन्न। तो ये हमारी जटिल प्रकार की अभिक्रिया है और ये 1 से अधिक पद में संपन्न होगी। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अणुकता है उसका हम निर्धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था अभिक्रिया की जो अणुकता है वो 3 से ज्यादा होती ही नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर 3 से अधिक दे रखा है तो तुरंत समझ जाना ये कौन सी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया है। और जटिल अभिक्रिया है, इसकी जो अणुकता है इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अब आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिक्रिया की कोटि और अणुकता है उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। उसके बाद कई बार एक छोटा सा टॉपिक और पूछ लिया जाता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए क्या होती है हमारे, वे अभिक्रिया जिनकी कोटि तो 1 होती है। हम बात कर रहे हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, तथा अणुकता 2 होती है, वो कहलाती है हमारी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो जिनकी कोटि तो 1 होगी लेकिन अणुकता कितनी होगी, 2 होगी, तो उन्हें हम बोलेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जैसे एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर है, इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो जल हमारा कैसा होता है, आधिक्य के अंदर होता है। कैसा होता है, आधिक्य में। तो हमको अगर इस अभिक्रिया को हम देखें तो 1 अणु तो किसका है, एस्टर का, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 अणु किसका हो गया, जल का हो गया मान लो।
तो अणुकता हमको कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो अणुकता मान लो 2 होगी इसकी। उसके बाद में जब हम लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करके इसकी कोटि निकालते हैं तो इसकी कोटि कितनी आती है? 1 आती है। क्यों आती है इसकी कोटि 1? क्योंकि यहां पर जल किस में ले रखा है हमने? आधिक्य में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। इसको ऐसे समझो, मान लो हमको चाय बनानी है घर पे, तो हमारे पास में सारा सामान उपलब्ध है, लेकिन चीनी 1 चम्मच है मान लो, और जो चाय पत्ती है वो 1 किलो है। तो जो हमारी चाय है वो इस बात पर डिपेंड करेगी बनने पर कि हमारे पास में चीनी कितने मात्रा में, क्योंकि चीनी तो सबसे कम मात्रा में, तो चीनी तो 1 चम्मच थी। मान लो 1 चम्मच चीनी है, वो इतनी है कि उससे 1 कप चाय बन सकती है, तो 1 कप चाय तो हमारी बन जाएगी। लेकिन चाय पत्ती तो बहुत अधिक मात्रा में, वो कितनी सी खर्च हुई? उसमें से बहुत कम खर्च हुई है, तो वो कैसी हमारी? बहुत अधिक मात्रा में। तो यहां भी ऐसा ही है। ये जो हमारा जल है ये तो हमारी चाय पत्ती हो गया, और जो ये एस्टर है ये हो गया चीनी, तो ये तो खत्म हो जाएगा तुरंत अभिक्रिया में। ये तो बहुत अधिक मात्रा में, ये तो बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए इस पर तो अभिक्रिया डिपेंड करेगी नहीं। हमने पढ़ा है ना, अभिक्रिया है वो किस पर डिपेंड करती है? सीमांत अभिकर्मक पर। किस पर? सीमांत अभिकर्मक पर। 11th क्लास के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो इस पर अभिक्रिया डिपेंड करेगी, ना कि इस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तो बहुत अधिक मात्रा में। तो हम जब प्रायोगिक तौर पर देखते तब भी हम ऐसा ही पाते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जब हम वेग व्यंजक लिखते हैं जो हमको प्रायोगिक तौर पर प्राप्त हुआ, तो देखो किस प्रकार से लिखते हैं हम। तो वेग बराबर के CH3 COO CH3, और इसकी पावर कितनी आती है? 1 आती है। और H2O है, इसकी पावर कितनी आती है? 0। मतलब अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एस्टर पर। किस पर? एस्टर पर। तो इसको अगर हम जोड़े तो 1 + 0 कितना आ जाएगा? 1। तो देखो इस अभिक्रिया कोटि कितनी आई हमारी? 1, और अणुकता कितनी है? 2। तो ये कैसी अभिक्रिया हमारी? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 होती है तथा अणुकता 2 होती है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, सुक्रोज का जल अपघटन। ये सुक्रोज है, इसका हमने जल अपघटन किया, तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज बनाता है। तो यहां भी अभिक्रिया केवल किस पर डिपेंड करती है? इस सुक्रोज पर, जल पर डिपेंड नहीं करती। जब सुक्रोज पर डिपेंड करती तो अभिक्रिया की जो कोटि वो कितनी आती है? 1 आती है। लेकिन यहां पर अणु हमको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 किसका दिखाई दे रहा है? सुक्रोज का, और 1 जल का। तो अणुकता कितनी है? 2। तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अभिक्रिया की कोटि और अणुकता है उसमें जो अंतर है वो अब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।